Welcome to another episode of the brand called You, a video and podcast show जो कि आपको लाता है लीडरशिप लेसन्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड विजडम दुनिया के चारों कोनों से, उन लोगों से जिन्होंने बहुत कुछ किया है सोसाइटी के लिए। आज मेरे साथ हैं एक बहुत अकम्पलिश्ड, बहुत सीनियर सोशल सेक्टर के इंडिविजुअल राजेश सिंघी। राजेश जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। राजेश सिंघी इज द फाउंडर ऑफ इब्तदा, जो कि फॉर्म हुआ था टू अपलिफ्ट द डिप्राइव्ड सेक्शंस इन मेवात। गोट ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, साधन के बोर्ड मेंबर हैं। ही इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस एंड ये इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट से पढ़े हैं। तो राजेश जी, मुझे ये चीज बताइए कि आपकी जिंदगी में तीन ऐसे कौन से इंस्टेंस हैं जो कि आपको याद हैं, जिन्होंने आपकी जिंदगी बदली हो या आपका करियर बदला हो? जी, तो ऐसे तो खैर काफी सारे हैं। सबसे पहला तो इरमा जाना जी। तो गए तो थे वहां पे, जब कोशिश कर रहे थे कहीं एमबीए में एडमिशन हो जाए तो मैनेजमेंट पढ़ने गए थे। पर वहां पे जाके मुझे फील्ड वर्क करने का अवसर मिला। उर्मुल एक एनजीओ है जो वेस्टर्न राजस्थान में काम करती है, तो वहां पे मैं 2 महीने रहा और मुझे लगा कि यही काम करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि ये कुछ मीनिंग निकलता है ऐसा काम करने से। तो दूसरा जो मैं कहूँगा इरमा जाने के बाद, वो ये डिसीजन लेना और प्रदान जैसी एक एनजीओ को ज्वाइन करना जो बहुत ही अकम्पलिश्ड लोगों ने फॉर्म की है जी। और तीसरा फिर आया 97 में, तो मैं 92 से पास आउट करके प्रदान ज्वाइन किया था। फिर 97 में मैंने डिसाइड किया इब्तदा सेटअप करने का। तो उसके बाद की सब जर्नी साथ साथ चल रही है। तो इब्तदा के बारे में बात करते हैं। अरे तो मुझे ये बताइए कि इब्तदा का मतलब क्या है? इतने हजारों लोग आपके मेरे कॉन्वर्सेशन को सुनेंगे, तो इब्तदा का मतलब क्या है, मुझे बताइए। तो इब्तदा एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है शुरुआत। तो मैं अक्सर बोलता हूँ, बहुत मशहूर शेर है कि इब्तदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो राजेश जी, मुझे ये बताइए कि इब्तदा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फोकस क्या है? तो हमारा फोकस विमेन एम्पावरमेंट और गर्ल्स एजुकेशन का है, जो हम शुरू से लेके चले हैं और अभी तक इस पे ही फोकस करते हुए चल रहे हैं। और ये खाली मेवात एरिया में ही? हमारा शुरुआत हमने जो राजस्थान का मेवात है यहाँ से किया था, लेकिन ओवर द पीरियड हमने कुछ दूसरे ऐसे ब्लॉक्स में भी काम अपना एक्सपेंड किया है जहाँ पे मेवात ज्योग्राफी नहीं है, पर मेजर अभी भी मेवात एरिया ही है। तो मुझे राजी ये बताइए कि ये जो आप मेवात एरिया में हैं, थोड़ा मुझे उस एरिया के बारे में बताएंगे, क्या वहां का प्रोफाइल है लोगों का? तो मेवात जो है ये काफी हम बोलते हैं अपनी भाषा में डिफिकल्ट एरिया है। जैसा कि इसका नाम है, मेयो मुस्लिम लोग यहाँ पे ज्यादा निवास करते हैं। और हमारी एक बोर्ड मेंबर रही हैं शयाल माया राम, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं मेवात के संदर्भ में। तो उन्होंने बोला है कि भी दुनिया के इतिहास में बहुत कम रेसीज ऐसी हैं जिन्होंने सदियों तक सत्ता का विरोध किया हो, चाहे वो लोकल रूलर्स हों, चाहे वो ब्रिटिश हों, चाहे वो मुगल हों। तो विरोध करना इनकी आदत में है। अच्छा। और किसी को जल्दी से मानते नहीं है। तो राजस्थान का तो मैं कह सकता हूं कि भाई कोई लीडर नहीं है मुस्लिम्स का, तो बहुत ही, और मार्शल रेस मानते हैं अपने आप को कि 14-15वीं सदी में कन्वर्ट हुए थे मुस्लिम्स में, यादवों से, राजपूतों से, मीणाओं से। तो अपने इनको बैकग्राउंड का भी बहुत गौरव है कि हम एक मार्शल रेस हैं, और पर बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी भी है इसके साथ साथ। तो जब आप इनके साथ आपने जब 1997 में से जब आपने काम करना शुरू किया जी, तब से अब तक
23 साल हो गए, आपके क्या चैलेंजेस रहे हैं और आपके क्या अचीवमेंट्स रहे हैं? तो अगर पहले चैलेंजेस की बात करें तो ये है कि जो पेट्रियार्की माइंडसेट है वो बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पे। हालांकि नॉर्थ इंडिया में तो हम जानते हैं कि ऐसा ही है, पर यहाँ पे उसका डिग्री और भी इंटेंसिव हो जाता है। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, अभी भी चलता है हमारे काम के साथ साथ। दूसरा हम देखें कि रिसोर्सेज दोनों किस्म के, फाइनेंशियल भी, ह्यूमन रिसोर्सेज भी, काम करने के लिए वो भी एक चैलेंज है जो चलता रहता है। और कई बार हम देखते हैं कि एनजीओज ने कुछ मॉडल्स डेवलप किए, तैयार किए, फिर उनको गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया और बहुत लार्ज स्केल पे रेप्लिकेट करना शुरू किया है। और ज्यादातर हम समझते हैं कि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की क्वालिटी कैसी होती है, तो फिर वो उन मॉडल्स को वो खराब कर देते हैं। और अगर मैं सक्सेस की बात करूं तो देखो, महिलाएं शुरू में जिनके साथ हम काम करते थे उनका घरों से बाहर निकलना ही बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन अभी जो है महिलाएं एसएचजीज अपने बढ़िया से चला रही हैं, उन्होंने फेडरेशंस बना लिए, वो अच्छे से चला रही हैं। और बहुत अलग अलग राज्यों में और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाके अपनी उनकी जो समझ है अच्छे समूह चलाने की, अच्छे फेडरेशन चलाने की, उसकी वो ट्रेनिंग दे के आती हैं। जिन गांवों में कोई भी लड़की स्कूल नहीं जाती थी, जब हमने सर्वे किया था 2002 में गर्ल्स एजुकेशन के लिए, तो 16 में से 8 ऐसे गांव या सेटलमेंट्स थे जिनमें 0 गर्ल्स एनरोल्ड थी। आज उन्हीं गांवों से लड़कियों ने ग्रेजुएशन कर लिया है और वो जॉब्स में जाने लगी हैं। तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आई उसमें और बहुत आगे तक गई हैं। तो ये मैं और भी बहुत सारी चीजें हैं which शायद आगे आने वाली बातचीत में हम करें। बहुत अच्छा। तो मुझे ये चीज बताइए कि सब जगह यही बोलते हैं, दुनिया भर में, हमारे देश में भी, कि अगर हम गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन दें जी, तो यू डोंट जस्ट एजुकेट वन पर्सन, यू एजुकेट अ फैमिली। जी, क्योंकि अगर हमारी महिलाएं जो हैं अगर वो एजुकेट हो जाएं तो पूरे परिवार को संभालती हैं। जी। तो आपका इस पे क्या व्यू है, जो क्या एक्सपीरियंस रहा है इसमें? नहीं, ये तो मतलब बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे तो मेवात में ना सिर्फ वो घर संभालती हैं जिसमें कि हम ये नॉर्मली समझते हैं कि भाई घर का खाना पकाना और बच्चे संभालना, उसके साथ साथ वो जो उनके पशुधन और खेती बाड़ी के रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा संभालती हैं। तो जब वो पढ़ लिख लेती हैं या वो कुछ नई चीजें सीखती हैं तो वो सारा अपना जो पूरा सेटअप है घर का, इंक्लूडिंग देयर ओन लाइवलीहुड्स, तो वो बहुत अच्छे से संभालती हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि 1 साल ज्यादा अगर बच्ची पढ़ रही है तो शादी की एज उसकी डिले हो रही है और इसकी एम्प्लॉयबिलिटी कहें या अर्निंग कैपेबिलिटी कहें, वो भी बढ़ती रहती है साथ साथ। और उससे फिर बेनिफिट्स फैमिली को भी होता है, बहुत बेनिफिट्स होते हैं। अगर बेटिया पैसा कमा के घर ला रही है तो पूरी फैमिली की वेलबींग बढ़ती है। जी जी। और जब हमने महिलाओं को पढ़ाने का भी काम किया तो वो नए नए रोल्स में आई हैं। हम लोगों का एक सखी मॉडल है तो उन रोल्स में आई, तो उससे थोड़ी इनकम भी हुई, पर उनका साथ साथ सोशल स्टेटस बहुत बड़ा है। बहुत अच्छा। तो जैसे आपने मुझे शुरू में बोला था कि आपका फोकस महिलाओं और बच्चों पर है, तो मुझे ये बताएंगे कि कौन से एरियाज में आप महिलाओं को ट्रेन करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं? तो महिलाओं को जब वो एसएचजीज में जुड़ती हैं तो अपने समूह कैसे चलाने हैं उसकी उनको ट्रेनिंग देते हैं। जो उनमें ऑफिस बेरर्स बनती हैं उनको लीडरशिप की ट्रेनिंग देते हैं। उसके साथ साथ फिर हम आगे चल के महिलाओं को पशु सखियां बनाते हैं। तो इब्तदा ने 2007 में पहली बार पशु सखी का पायलट किया था, जिसमें वो
एनिमल्स की देखभाल, वैक्सीनेशन, डीवर्मिंग और छोटे मोटे ट्रीटमेंट करना उनको हमने सिखाया था। और वो मॉडल हमारा इब्तिदा का पूरे सेक्टर में वायरल हुआ है, जिसमें बहुत सारी एनजीओज ने और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ने अडॉप्ट किया है इसी नाम से, पशु सखी के नाम से। फिर हमको कृषि सखियां मनाते हैं, फिर हमको समूह सखियां मनाते हैं, जिससे कि वो दूसरे जिलों में जाके, दूसरी एनजीओज में जाके अच्छे समूह बनाना, अच्छे समूह चलाने की वो ट्रेनिंग देती हैं। और लेटेस्ट हमने एक अधिकार सखियां बनाई हैं, जो गवर्नमेंट योजनाओं के बेनिफिट्स कम्युनिटी तक पहुंचे, इसके लिए काम करती हैं। तो इस तरह की ट्रेनिंग्स हम उनको देते हैं। एजुकेशन में तो हम बहुत सालों तक गर्ल्स को प्राइमरी एजुकेशन पढ़ाने का ही काम करते थे, लेकिन हमारे जो लर्निंग सेंटर्स हम सेटअप करते थे वो काफी डिफरेंट होते थे नॉर्मल गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल से। जिसमें मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल टीचिंग होती थी, कोई क्लास सिस्टम नहीं था कि क्लास 1 2 3 4 में बच्ची पढ़ रही है। कोई एग्जाम नहीं लेते थे उनका, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वन टाइम टेस्टिंग जो है चाइल्ड की कैपेबिलिटी की, वो सही तरीका नहीं है। पर अभी हम बड़ी गर्ल्स, एडोलेसेंट गर्ल्स के साथ हम लोग लाइफ स्किल्स की एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं, जिसमें नेगोशिएशन हुआ, सेल्फ एंड आइडेंटिटी हुआ, जेंडर एंड वायलेंस हुआ, हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सेक्सुअल हेल्थ हुआ, कैरियर एस्पिरेशन गोल सेटिंग, इस तरह के हम सेशंस बड़ी बच्चियों के साथ अभी करते हैं। अच्छा। और मेरा नेचुरल दूसरा क्वेश्चन ये होगा आपसे कि इंडियंस जो हैं उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है टेक्नोलॉजी जी, इसीलिए हमारा देश इतना दुनिया भर में जाना जा रहा है कि हमारे सारे इतने बच्चे टेक्नोलॉजी में आ गए हैं। आप लोग भी टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को? कुछ कुछ शुरुआत हुआ है, बहुत ज्यादा काम हम इसमें नहीं कर पा रहे हैं जी। लेकिन एक तो हमने बड़ा प्रोजेक्ट किया था टाटा ट्रस्ट और गूगल के साथ मिलके, इंटरनेट साथी का जी, जिसमें महिलाओं और बच्चियों को स्मार्टफोन और इंटरनेट की ट्रेनिंग हम लोग देते थे। वो प्रोजेक्ट करीब 2 साल चला था, जिसमें लगभग 70,000 महिलाओं और बच्चियों को हमने ये ट्रेनिंग दी थी। अभी हम लोग जो बच्चों के साथ काम कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म बेस्ड लर्निंग का काम हम कर रहे हैं, बहुत छोटा स्केल है। हम 8 गवर्नमेंट स्कूल्स में हमने ये काम शुरू किया था, वो अब लॉकडाउन के कारण रुका हुआ है। और लॉकडाउन के दौरान ही गवर्नमेंट ने कुछ अपना स्माइल प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें घर बैठे बच्चे व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म से कुछ पढ़ाई करते रहे। तो उसमें हमने लगभग 2,500-3 हजार बच्चों को एनरोल किया। थोड़ा थोड़ा उस दिशा में हम कर रहे हैं, पर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वाला काम हमने नहीं किया। आ जाएगा, आई एम श्योर। जितना कमिटमेंट आपके पास है, आई एम श्योर टेक्नोलॉजी भी आएगी आपके पास। तो राजीव जी, एक चीज और बताइए, आपने कहा था कि थोड़ा जो पूरा मेवात एरिया है वो कंजर्वेटिव बहुत है जी, और अब हमारे देश में और दुनिया भर में ये हो रहा है कि जेंडर बैलेंस, जो महिलाएं हैं उनको ऑलमोस्ट इक्वल राइट्स मिलने शुरू हो गए हैं और अभी भी बहुत काम करना है जी। आपके तजुर्बे में मेवात में पिछले 23-24 सालों में कैसा चेंज आया है, कैसा परिवर्तन आया है? तो परिवर्तन तो देख रहे हैं कि लोग थोड़ा तो खुल रहे हैं, है ना। शुरू में जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि 8 गांव में एक भी बच्ची स्कूल नहीं जाती थी, अभी लगभग प्राइमरी एजुकेशन तक का तो कोई चैलेंज नहीं है, सब बच्चे बच्चियां स्कूल चले जाते हैं, 8th तक भी लगभग चले जाते हैं। उसके बाद थोड़ा रुकना शुरू होती हैं गर्ल्स। तो पढ़ाई को लेके थोड़ा लोगों में जागरूकता बढ़ी है, उसके और बहुत सारे सोशियो पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। पर अब लोगों को लिए ये बच्चियों को ग्रेजुएट कराना या जॉब में भेजना, ये कुछ लोगों में ये नजर आने लगा है। महिलाओं को भी ज्यादा फ्रीडम हम देख रहे हैं कि मिल पा रही है, वो भी अब बाहर अंदर जाने में कंफर्टेबल हुई हैं, दूसरी स्टेट्स, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी चली जाती हैं महिलाएं। और थोड़ा माइंडसेट लोगों का मॉडर्नाइज चीजों में दिखाई दे रहा है कि उनके लड़के भी पढ़े, एस्पिरेशंस बढ़ रही हैं लोगों की ना। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई,
और मॉडर्न यूज ऑफ इक्विपमेंट्स, ये सारा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है अभी मेवात में। अच्छा, तो ये बताइए राजेश जी, इब्तदा जो है ऑर्गेनाइजेशन, जी इसकी कोर वैल्यूज क्या है, मतलब जिस पर ये पूरी की पूरा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ है? जी, मैं शायद 3-4 वैल्यूज के बारे में बात कर सकूंगा। तो सबसे पहला तो ये है कि काम करना है तो एक्सेलेंट करना है जी क्वालिटी के ऊपर फोकस रखना है, क्वांटिटी के ऊपर नहीं। जी शायद यही एक कारण है कि हम लोग अलवर में ही अभी तक रिस्ट्रिक्टेड हैं। कहीं बहुत सारी एनजीओज 5-10 साल के अंदर मल्टी डिस्ट्रिक्ट मल्टी स्टेट काम करने लगती हैं जी। और दूसरा जो है वो लोग हमारे सेंटर स्टेज में हैं, चाहे वो हमारे स्टाफ के लोग हों, चाहे हमारी कम्युनिटी के लोग हों। तो हम मानते हैं कि लोगों में इन्वेस्ट करना चाहिए, उनके उनके सोच बदलनी चाहिए। और तीसरा, हम लोग काफी ऑनेस्टली काम करने की कोशिश करते हैं, तो वही वही हम कमिट करते हैं जो हम डिलीवर कर सकें, बोथ कम्युनिटी के साथ और हमारे पार्टनर्स के साथ, डोनर्स के साथ। तो मैं आपसे वो अगला सवाल पूछने ही वाला था, आपने शायद जवाब दे भी दिया कि मैं पूछने वाला था कि इतने सालों से मेवात में है, अलवर में है, क्या प्लान है आपको, क्योंकि आपने सीखा बहुत होगा जी, बहुत लर्निंग्स होंगी, तो इस लर्निंग्स को लेके आप किसी दूसरे एरिया में नहीं जाने गए या किसी और को ट्रेन नहीं किया? ट्रेन तो हमने काफी लोगों को किया है, बहुत एनजीओज को ट्रेनिंग दी है। हम लोगों ने लगभग 6-7 साल तक हम हर साल एनजीओज की ट्रेनिंग करते थे सेल्फ हेल्प ग्रुप और फेडरेशन के मॉडल के ऊपर। और अभी भी हम लोग एज ए रिसोर्स एजेंसी बाहर जाके दूसरी एनजीओज को उनका या तो कम्युनिटी कैडर हो, एसएचजी मेंबर्स हो, स्टाफ हो, उनकी हम ट्रेनिंग करते रहते हैं। अब खुद की एस्पिरेशंस भी हुई हैं और हम लोग लगभग तैयारी में है कि आउट ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट हम 2 डिस्ट्रिक्ट्स हम एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। और मैं कल रात को ही सीकर से आया हूं, तो एक सीकर डिस्ट्रिक्ट में एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हम होपफुली अगले 1 साल में हम कम से कम 2 नए डिस्ट्रिक्ट्स में हम एक्सपेंड करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा अगला क्वेश्चन है रजनी जी की, ये जो हम एज है जी, इट इज द एज ऑफ मिलेनियल्स, जी, जिन लोगों ने 2001 के बाद काम करना शुरू किया, जी, और इनका जो माइंडसेट है बिल्कुल अलग है। मैं आपसे उम्र में काफी ज्यादा बड़ा हूं, जी, तो मैं तो 1956 का बॉर्न हूं, पर जी, जो 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 यंग लोग जो हैं उनका पूरे हमारे देश में बहुत अलग माइंडसेट है। राइट, तो ये जो मिलेनियल्स हैं, राइट, ये जो पुराने नॉर्म्स जो हैं मेवात में, उनको कैसे बदल रहे हैं? तो मेवात में बहुत ज्यादा तो ऐसा उसका इन्फ्लुएंस दिखाई नहीं देता है, पर यही जो मैं कुछ देर पहले भी शेयर कर रहा था कि अभी खास करके तो लड़के बाहर निकलने लगे हैं। हम ये भी सुनने में आता है कि पढ़ाई करने के लिए विदेशों में भी गए हैं और इंजीनियरिंग करके जॉब्स में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक बड़े मशहूर ऐप गुरु इमरान खान, जो कि गवर्नमेंट टीचर हैं, पर उनके ब्रदर्स वगैरह सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं, तो उन्होंने आउट ऑफ इंटरेस्ट अपना करियर उसमें बनाया है। तो वो ज्यादा दिखाई दे रहा है और जो यंग जनरेशन है वो भी अपने यंगर ब्रदर्स सिस्टर्स को पढ़ाई की तरफ ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं और बिजनेस में आ रहे हैं लोग, जो ये पूरा खेती बाड़ी एग्रेरियन कम्युनिटी है, तो बिजनेस सेटअप कर रहे हैं और जॉब्स में ज्यादा जा रहे हैं और पढ़ाई में कोशिश कर रहे हैं कि हम भी बाहर निकलें, मेडिकल की पढ़ाई करें, इंजीनियरिंग एमबीए करें और मॉडर्न करियर हम भी अपना बनाएं। वेरी नाइस। तो मैं अब इब्तदा से आगे चलता हूं। आप गोट ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं जी, मुझे यार गोट ट्रस्ट के बारे में बताइए। अच्छा, तो वो दोनों चीजें मैं क्लियर करूं, मैं ट्रस्टी था, फाउंडर था, बट 10-12 साल के बाद देन आई स्टेप ऑफ, क्योंकि वो बोर्ड्स जो हैं वो रिवॉल्व होते रहते हैं। उसी तरीके से साधन और सीएमएफ में भी आई एम नो लॉन्गर अ बोर्ड मेंबर और अ ट्रस्टी नाउ।
बट गोट ट्रस्ट का ऐसा है कि हमने जब इब्तिदा में हमने गोट पे काम शुरू किया था, क्योंकि सेक्टर में बहुत लोग जानते समझते हैं कि ये पुअर मैन्स काउ गोट को बोलते हैं, और गरीबों की जो लाइवलीहुड्स हैं, बहुत क्षेत्रों में गोट के ऊपर भी एक सिग्निफिकेंट सोर्स है लाइवलीहुड्स का। तो मेरे एक फ्रेंड हैं संजीव कुमार, जो उन दिनों ईडीआई में जॉब करते थे, पर धीरे धीरे स्टार्टेड डूइंग कंसल्टेंसी, और उनको एक दो स्टडीज मिली गोट सेक्टर के ऊपर स्टडी करने के लिए। तो हमने फिर ये बैठे बैठे डिस्कशन की कि भाई गोट बेस्ड लाइवलीहुड्स पे काम करने की बहुत पोटेंशियल है बहुत पुअर एरियाज में, तो क्यों नहीं एक हम इनिशिएटिव सिर्फ गोट फोकस्ड काम करने के लिए करें। तो वो 2007-8 के आसपास की बातें हैं। तो फिर ये गोट ट्रस्ट हमने सेटअप किया था लखनऊ बेस्ड। ओके, तो मेरे पास अब टाइम है आपसे 2 या 3 कुछ पर्सनल सवाल करने के लिए। जी, मेरा पहला सवाल ये है कि आपने इतना करा है, इतना आप करते जा रहे हैं जी, राजेश जी के लिए सक्सेस का क्या मतलब है? तो सक्सेस को ना मैं कोई ऐसी वन टाइम अचीवमेंट या वन टाइम माइलस्टोन के रूप में नहीं देख पाता हूँ। मेरे लिए मुझे सक्सेस लगता है बहुत सारा डेली का जो काम है हमारा, मतलब हम किसी नए गांव में इंटरवेंशन करते हैं तो मुझे वही एक सक्सेस लगती है। कोई नया आइडिया हम जमीन पे उतारते हैं, चाहे वो आइडिया सक्सेसफुल हो या ना हो, बट उसको हमने जमीन पे उतारा तो मुझे वही सक्सेस लगती है। फिर अच्छे रिजल्ट्स जो हमें, जैसे भाई हमने गर्ल्स के लिए ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, तो उसका मिड लाइन एक असेसमेंट किया और पता चला बेस लाइन से इतना इम्प्रूवमेंट हुआ, तो वो हमें सक्सेस लगती है। कोई लड़की के बारे में पता चला कि भाई उसने अपनी शादी रुकवा ली, अब वो 12th के बाद अपनी पढ़ाई कर रही है, वो सक्सेस लगती है। कोई महिला ने नया एक शॉप सेटअप किया लोन लेके, वो सक्सेस लगती है। कोई अधिकार सखी का पता चला कि उसने पंचायत में बहुत जद्दोजहद करके कुछ पानी का प्रस्ताव पास करवाया है, वो सक्सेस लगती है। तो उस तरीके से मेरे लिए सक्सेस एक जर्नी है, एक इवेंट नहीं। वेरी नाइस। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि आपने मुझे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए सक्सेस के, बट हम लोग सब ह्यूमन बीइंग्स हैं जी, और हम लोगों को कंटिन्यूअसली काम करने के लिए इंस्पिरेशन चाहिए होती है जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अपना इंस्पिरेशन कहाँ से डिराइव करते हैं? एक तो यही सब चीजें जो मैं अभी आपको गिनवा रहा था, ये सब चीजें ही ऑनगोइंग बेसिस पे इंस्पायर करती हैं। फिर कभी फील्ड जब जाते हैं, लोगों से बात होती है, तो कुछ चेंज की कहानियां लोग जब अपने महिलाएं बच्चियां अपनी जुबान से बताती हैं, उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। फिर कभी हम बाहर जाते हैं दूसरी एनजीओज में एक्सपोजर विजिट के लिए, वहां से कुछ सीखने को मिलता है, तो वो एक काफी इंस्पायरिंग रहता है। और कुछ जो हमारे रोल मॉडल्स हैं सेक्टर में, हमारे गुरु हैं, उनसे जब मेल मुलाकात हो जाए, बातचीत हो जाए, तो उससे इंस्पिरेशन मिलती है। बहुत अच्छा राजेश जी, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके इतना अच्छा लगा। आपको, इब्तिदा को और जितने लोग हमको के लिए आप काम कर रहे हैं उनको बहुत बहुत सक्सेस एंड लॉट्स ऑफ लक। थैंक यू अगेन। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। Thank you for listening to the Brand Called You videocast and podcast, a platform that brings you knowledge, experience, and wisdom of hundreds of successful individuals from around the world. Do visit our website www.tbcy.in to watch and listen to the stories of many more individuals. You can also follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter. Just search for the Brand Called You.